नमस्कार। कैसे हो आप लोग? देखो, आज का चैप्टर शुरू करने से पहले आज की शुरुआत मैं एक कहानी से करना चाहती हूँ। कहानी कुछ इस तरह से है। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों को अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट किया। गुरु ने कहा कि आप सबको मेरे घर पे, उनके जो कुछ 5-6 स्टूडेंट्स थे, उनसे कहा कि आप सबको मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना है। बच्चे बड़े खुश हुए कि वाह क्या बात है, आज तो हमें हमारे गुरुजी ने खाने का न्योता दिया है, तो जाएंगे क्यों नहीं। स्टूडेंट्स बड़े खुशी खुशी से गुरु के घर पे पहुंच गए और सोचने लगे कि आज तो बहुत ही अच्छा सा टेस्टी सा कुछ स्पेशल मिलने वाला है, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमको इनवाइट किया है तो कुछ स्पेशल ही होगा। गुरुजी भी बड़े खुश थे, मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने बड़े टेस्टी से पुलाव बनाए और बच्चों के सामने परोस दिए। बच्चों के पुलाव को देखकर के बच्चों के मुंह में पानी आने लग गया। साथ ही साथ गुरु ने उन बच्चों के हाथों में, सभी के हाथों में क्या रख दी? स्पून, चम्मच थमा दी कि आपको एक शर्त पर ये खाना खाना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो चम्मच मैंने दी है उसी से खाना खाना है। और चम्मच देखी तो इतनी बड़ी थी, जो चम्मच गुरु ने दी थी ना खाने के लिए, वो इतनी बड़ी थी कि बच्चों के मुंह तक पहुंच ही ना पाए। जब काफी कोशिश की बच्चों ने, लेकिन वो उस चम्मच से खाना नहीं खा पा रहे थे, तो बच्चों ने मन ही मन में सोचा कि गुरुजी ने ये क्या किया, इतना टेस्टी खाना हमारे सामने और स्पून भी इतनी बड़ी बड़ी रख दी और शर्त भी ये रखी कि सिर्फ स्पून से ही आपको खाना है। अब बताओ, इतनी बड़ी बड़ी स्पून से भला कैसे खाया जा सकता है? यानी कि खाना भी खाना है और हाथ से नहीं खाना है, स्पून से खाना है। तो एक बच्चे ने गुरु से पूछा कि गुरुजी, आपने ये क्या किया? हमारे सामने इतना टेस्टी टेस्टी भोजन भी रख दिया और हम इस तरह से, हमको स्पून भी आपने इतनी बड़ी दे दी कि हम उससे खाना खा भी नहीं पा रहे। और दूसरा, आपने शर्त भी ये रख दी कि सिर्फ खाना स्पून से ही है, तो आपने ऐसा क्यों किया? गुरुजी मुस्कुराए और मुस्कुराते मुस्कुराते उन्होंने फिर कहा कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप ऐसा कीजिए कि ये जो मैंने आपको स्पून दी है, इन स्पून से एक दूसरे को खाना खिलाइए। बच्चों ने एक दूसरे को खाना खिलाने लगे स्पून से, तो आसानी से जो है वो उनका पेट भर गया। यानी कि वो आसानी से खाना खाने लगे, क्योंकि यदि एक दूसरे की स्पून बड़ी थी और स्पून से ही खाना खिलाना था, तो स्पून से खाना खिलाना था। तो जैसे एक दूसरे के सामने यदि बच्चे बैठे हैं, तो एक बच्चे ने अपनी स्पून से दूसरे को खिलाया, उसने अपनी स्पून से सामने वाले को खिलाया, तो बच्चों का पेट भर गया। अब बच्चों ने पूछा कि गुरुजी, आपने ऐसा क्यों किया? तो गुरुजी ने कहा कि बेटा देखो, हमें हमेशा एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, कभी भी सेल्फिश नहीं होना चाहिए, कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। यदि हम मिलकर के सोचते हैं या मिलकर के हम किसी कार्य को करते हैं, तो हमें उस कार्य में सफलता जरूर मिलती है। इसी के साथ में मुझे लगता है कि आपको ये स्टोरी, आशा करती हूँ आपको ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और समझ भी गए होंगे कि मैं स्टोरी के माध्यम से क्या कहना चाहती हूँ। और मुझे बताना जरूर कि आपको कैसी लगी ये स्टोरी। इसके साथ में मैं आज आपका जो अपना टॉपिक है उसको स्टार्ट करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाल्यावस्था। शैशवावस्था लगभग हो चुकी है, बाल्यावस्था। तो देखो, बाल्यावस्था कौन सी होती है? 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको क्या कहते हैं? बाल्यावस्था। 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था की यदि हम बात करें तो 4 वर्ष से 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो पूर्व बाल्यावस्था होती है। ठीक है, देखिए, बाल्यावस्था का जो समय होता है, बाल्यावस्था का समय होता है 6 से 12 वर्ष। ठीक है, लेकिन यदि हम ये कहें कि यदि ये पूछा जाए कि जो लड़कियों का समय, देखो लड़कियां जो होती है वो लड़कों से 1 साल पहले परिपक्व होती हैं। ठीक है, तो लड़कियों का यदि बाल्यावस्था का समय जो होता है
वो 6 से 11 वर्ष होता है और लड़कों का होता है 6 से 12 वर्ष, क्योंकि लड़कियों की तुलना में लड़कों की तुलना में लड़कियां जो होती है वो जल्दी से परिपक्व होती हैं, ठीक है, समय से पहले। अब हम बात करते हैं कि जो अलग अलग हमारे जो विद्वान हैं उन विद्वानों ने बाल्यावस्था के बारे में क्या क्या अपना मत दिया, या फिर बाल्यावस्था को उन्होंने किस नाम से जाना, ठीक है। तो बाल्यावस्था का जो समय होता है वो 6 से 12 वर्ष का होता है। और सबसे पहले हम लेते हैं जीवन का अनोखा काल। जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल बाल्यावस्था को किसने कहा? तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा था कार्ल ब्रुश ने। कार्ल और ब्रुश ने क्या कहा था? बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल। इसके बाद में रॉस महोदय ने कहा था क्या कि छदम परिपक्वता की अवस्था, मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। देखो छदम या मिथ्या परिपक्वता, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल ये कि आपने देखा होगा कि आपके यहाँ पर जो बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होंगे, वो बच्चे जिनकी अवस्था 6 से 12 वर्ष होगी, ठीक है। आप यही सोच करके देखो, और आपने देखा होगा कि वो बच्चे अपनी मम्मी की कॉपी करते हैं। लड़कियां यदि होती हैं तो बहुत अच्छे से जाएंगी, जैसे कि मम्मी मेकअप करती है ना, मम्मी के मेकअप का सामान लेंगी और मेकअप करना शुरू कर देंगी, साड़ी पहनेंगी, बिल्कुल मम्मी की तरह मम्मी की कॉपी करना शुरू कर देंगी। यानी कि अपने आप को वो क्या समझने लगती है कि हम क्या हो गए हैं? परिपक्व। लेकिन मिथ्या परिपक्वता यानी कि जो सिर्फ वो सोचते हैं, बाकी ऐसा होता नहीं है कि वो परिपक्व हो गए, ठीक है। यानी अपने आप को परिपक्व समझना। लड़के होते हैं, लड़कों को देखो कि अपने पापा की तरह स्टाइल करेंगे, जैसे पापा करते हैं उस पापा को फॉलो करेंगे, पापा की कॉपी करेंगे, ठीक है। तो उनको ये लगता है कि हम बड़े समझदार हो गए, हम बहुत समझदार हो गए, हम परिपक्व हो गए, मैच्योर हो गए हैं। बाकी ऐसा होता नहीं है। इसीलिए इसको क्या कहा? छदम परिपक्वता की अवस्था। और ये किसने कहा था? किसका मानना था? रॉस महोदय का। बाल्यावस्था को छदम परिपक्वता की अवस्था रॉस महोदय ने कहा। और जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल किसने कहा? कार्ल ब्रुश ने। इसके बाद में वैचारिक क्रिया की अवस्था। वैचारिक क्रिया की अवस्था किसने कहा? जीन पियाजे ने। बाल्यावस्था को वैचारिक क्रिया की अवस्था किसने कहा? जीन पियाजे ने। फिर आता है प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था। देखो, यदि हम ये कहें कि सामाजिकरण की शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है, तो शुरुआत की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा जब बच्चा जो है विद्यालय जाने लग जाता है, और जब बाल्यावस्था जब आती है ना, तो बच्चा, वैसे भी यदि कहा जाए कि 5 वर्ष का बच्चा जो होता है उसका विद्यालय में प्रवेश करवा दिया जाता है, एडमिशन करवा दिया जाता है 5 वर्ष के बच्चे का, ठीक है। और उसके बाद में जब बच्चा बाहर निकलता है, ग्रुप में रहता है तो उसका अपने आप क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? उसका क्या होने लगता है? समाजीकरण होने लगता है, ठीक है। तो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण, प्रतिद्वंदात्मक शैशवावस्था के अंदर जो बच्चा होता है उसके अंदर किसी तरह का बच्चा लिंग भेद नहीं होता है बच्चे के अंदर कि ये लड़का है, ये लड़की है, इनके साथ में नहीं खेलना है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन बाल्यावस्था में आते आते जो होता है वो बच्चे के अंदर वो लिंग भेद वाली स्थिति शुरू हो जाती है, यानी कि बच्चे ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं, यानी लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग। अगर लड़के हैं तो अपनी टोली अलग बना लेंगे, लड़कियां हैं तो अपनी टोली अलग बना लेंगी, ठीक है। और आपने देखा होगा कि ईर्ष्या इन दोनों में क्या होती है? ईर्ष्या की भावना होती है। लड़कियां ईर्ष्या करती हैं लड़कों से, लड़के करते हैं लड़कियों से, ठीक है। कि तो वहां पर कौन सी भावना होती है? प्रतिद्वंदात्मकता की भावना पाई जाती है। तो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था होती है। बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था होती है। किसने कहा है बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था? किलपैट्रिक ने। बाल्यावस्था
को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। वैचारिक बाल्यावस्था को वैचारिक क्रिया की अवस्था किसने कहा है? जीन पियाजे ने। बाल्यावस्था को छदम परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसने कहा है? रॉस महोदय ने। और बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? कार्ल एंड ब्रोशियर। इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि शायद कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक नहीं खेलता हो या नहीं खेल सकता हो। ये स्टैक महोदय है, इनका कहना था कि 10 वर्ष का जो बालक होता है वो सभी खेल खेल लेता है। ऐसा कोई खेल नहीं है जो कि 10 वर्ष का बालक नहीं खेल सकता है। ठीक है, इसीलिए इसको जो खेल की अवस्था भी बोलते हैं। देखो, खिलौनों की आयु यदि कहें तो खिलौनों की आयु होती है शिशुअवस्था, लेकिन खेल की अवस्था यदि कहा जाए तो खेल की अवस्था कौन सी होती है? बाल्यावस्था। ठीक है, तो शायद कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक नहीं खेलता हो। ये किसने कहा था? स्टैक महोदय ने। किसने कहा था? स्टैक महोदय ने। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये जो मेन जो कथन है, सेंटेंसेस है, वो आपके समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में इनको बाल्यावस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है? बाल्यावस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है? सबसे पहले आता है मूर्त चिंतन की अवस्था। देखो, शैशवावस्था और किशोरावस्था जो होती है वो अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। ठीक है, कल्पना लोक में विचरण करते रहते हैं शैशवावस्था, लेकिन बाल्यावस्था जो होती है वो मूर्त चिंतन की अवस्था होती है। इसमें बालक वही सच मानता है जो कि बालक देखता है। बालक से जो कहा जाता है उसी को बालक सच मान लेता है, उसी को सच मानता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मूर्त चिंतन की अवस्था। इस अवस्था के अंदर बालक कौन सा चिंतन करता है? मूर्त चिंतन करता है। जो देखता है उन्हीं देखी हुई चीजों पर वो विश्वास करता है। सामाजिकरण विकास का काल, क्योंकि इस अवस्था के अंदर बच्चा जो है वो स्कूल जाने लगता है, और स्कूल जाने लगता है तो बच्चा ग्रुप में रहता है। ग्रुप में रहता है तो बच्चे क्या है? बच्चे एक दूसरे से जो है कनेक्ट होते हैं, और जब वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो उनका क्या होता है? सामाजिकरण की भावना उनके अंदर आती है। इसीलिए उनको क्या कहते हैं? सामाजिकरण विकास का काल। ठीक है, तो बाल्यावस्था क्या होती है? सामाजिक विकास का काल जो है बाल्यावस्था कहलाती है। वैचारिक क्रिया की अवस्था भी इसको कहते हैं, और वैचारिक क्रिया की अवस्था किसने माना है? जीन पियाजे ने माना है। वैचारिक क्रिया की अवस्था किसने माना है? जीन पियाजे ने माना है। ठीक है, इसके बाद में कल्पना शक्ति व अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल। देखो, इस चीज को ध्यान में रखना, इसमें कल्पना शक्ति व अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल, जब बाल्यावस्था के अंत में, जब किशोरावस्था की शुरुआत होती है, तो ये चीज मैंने आपको बताई थी कि किशोरावस्था जो होती है वो अमूर्त चिंतन की अवस्था होती है। किशोरावस्था को अमूर्त चिंतन का काल कहते हैं। इसीलिए इसकी शुरुआत की यदि हम बात करें कि कल्पना शक्ति व अमूर्त चिंतन के प्रारंभ का काल कौन सा होता है? बाल्यावस्था। ठीक है, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये क्लियर कर दिया था। ये किसका मानना था? किलपैट्रिक का मानना था कि जो बाल्यावस्था होती है वो क्या है? प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था होती है। तो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल भी बाल्यावस्था को कहा जाता है। टोली समूह की अवस्था, बच्चे टोली बनाना शुरू करते हैं, अपने अपने, जैसे बॉयज है बॉयज की बनाएंगे, गर्ल्स है गर्ल्स का ग्रुप बनाएंगे, है ना। तो ग्रुपिंग वाली जो यहाँ पर शुरुआत होती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? समाजीकरण की भावना बच्चों के अंदर आती है। ठीक है, इसीलिए इसको टोली की अवस्था या समूह की अवस्था भी इसको कहा जाता है। तार्किक चिंतन की अवस्था, इस अवस्था के अंदर बच्चे जो होते हैं वो क्या करने लगते हैं? तर्क करने लगते हैं, तर्क वितर्क करने लगते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? तार्किक चिंतन की अवस्था इसको कहा जाता है। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि शायद कोई ऐसा खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक नहीं खेलता हो। किसने कहा था? ये स्टैक महोदय ने। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? खेल की अवस्था। यदि खिलौनों की आयु पूछी जाए तो खिलौनों की आयु कौन सी होती है? खिलौनों की आयु शिशुअवस्था। लेकिन खेल की जो अवस्था होती है वो कौन सी होती है? बाल्यावस्था। ठीक है, तो खेल की अवस्था, क्योंकि इस एज में बच्चा जो है वो खेलों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट
लेता है, उसकी जो रुचि होती है वो किसमें होती है, खेलों में ज्यादा होती है। आरंभिक विद्यालय की आयु, हाँ, बच्चे की यदि विद्यालय जाने की शुरुआत जो होती है वो बाल्यावस्था में ही होती है, क्योंकि 5 वर्ष का बालक विद्यालय जाने लग जाता है, इसीलिए इसको आरंभिक विद्यालय की आयु भी कहते हैं। स्फूर्ति की अवस्था, इस आयु के अंदर बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, आपने देखा होगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्फूर्ति की अवस्था। बच्चे थकते नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन बच्चे थकते नहीं हैं। कौशल क्षमता का स्वर्णिम काल भी, इसको नए नए कौशलों का इसमें बच्चे के विकास होता है। बच्चा नए नए चीजें सीखता है, नए नए कौशलों को सीखता है, नई स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप होती है, इसीलिए जो इसको क्या कहा जाता है, कौशल क्षमता का स्वर्णिम काल भी इसको कहा जाता है, बाल्यावस्था को। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बाल्यावस्था का जितने जो थे, मेरे को जो मेन जिन नामों से इनको जाना जाता है वो चीज मैंने आपको बता दी है लगभग। ठीक है, मूर्त चिंतन की अवस्था, सामाजिक विकास का काल, वैचारिक क्रिया की अवस्था, कल्पना शक्ति व अमूर्त चिंतन का प्रारंभ का काल, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल, टोली समूह की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था इसको कहा जाता है, खेल की अवस्था इसको कहा जाता है, आरंभिक विद्यालय की आयु इसको कहा जाता है, स्फूर्ति की अवस्था इसको कहा जाता है, कौशल क्षमता का स्वर्णिम काल इसको कहा जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी बाल्यावस्था की प्रमुख विशेषताएं। देखिए, बाल्यावस्था की विशेषताओं की यदि हम बात करें तो सबसे पहली विशेषता जो है वो ये है कि बाल्यावस्था में जो आपने देखा होगा कि मैंने आपको शैशवावस्था जब पढ़ाया था, तो शैशवावस्था में 3 वर्ष तक का जो बच्चे की जो शारीरिक और मानसिक रूप से जो बच्चे की ग्रोथ होती है, ठीक है, शारीरिक और मानसिक जो बच्चे का विकास होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है, लेकिन बाल्यावस्था में आते आते ये विकास क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, धीमा पड़ जाता है, या हम स्थिरता उसमें आ जाती है। आपने देखा होगा कि इस जो बाल्यावस्था में जो बच्चा है उसकी जो शरीर की जो ग्रोथ है वो भी ज्यादा नहीं होती है और ना ही मानसिक विकास बच्चे का होता है। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि बच्चे के जो सबसे ज्यादा तीव्र जो शारीरिक और मानसिक विकास होता है वो शैशवावस्था में होता है। दूसरी इसकी विशेषता क्या है कि वास्तविक जगत से संबंध, शैशवावस्था में बच्चा कल्पना लोक में विचरण करता है, अमूर्त चिंतन की अवस्था उसको हम बोलते हैं। लेकिन बाल्यावस्था जो होती है वो क्या है, वास्तविक जगत से संबंध, यानी मूर्त चिंतन की अवस्था हम इसको बोलते हैं। बच्चा जो भी देखता है उसी को सच मानता है, वो अपने से बड़ों को फॉलो करता है, जो उनसे जो बड़े हैं वो जो बोलते हैं वही वो करता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं, घर से मम्मी समझा के भेजती है कि बेटा आपको जो किसी के साथ में अपना टिफिन शेयर नहीं करना है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको उसके साथ में नहीं जाना है ना, ऐसा करने से ऐसा होता है। तो बच्चे जैसा उनके पेरेंट्स बोलते हैं बच्चे वैसा ही करते हैं। देखो, जब बच्चे कॉलेज लेवल पे होते हैं तो, या हम ये कह सकते हैं कि किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं वो कोई भी जात पात छुआछूत भेदभाव ये सब नहीं जानते, क्योंकि वो एक साथ रहते हैं और एक साथ रहते हैं, वो अपना लंच भी शेयर करते हैं, चाहे वो घर वाले अगर उनसे उनके घर वाले उनके पेरेंट्स कुछ भी बोलते हैं, ये कहते हैं कि नहीं बेटा आपको इनसे दूर रहना है, ये हमारी बिरादरी के नहीं है, वो जात पात वाली जो बात आती है यहाँ पर, क्योंकि वो खुद इतने समझदार हो जाते हैं, इतने मैच्योर हो जाते हैं कि वो वही करते हैं जो उनको ठीक लगता है। लेकिन जो बाल्यावस्था शैशवावस्था में बच्चे इस चीज को जानते ही नहीं, भाई जात पात भेदभाव ये सब चीजें जो है वो बच्चे नहीं समझते। लेकिन बाल्यावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में बच्चों को जैसा पेरेंट्स बोलेंगे बच्चा उसी तरह से करेगा, बच्चा वही करेगा जो बच्चे से उनके पेरेंट्स या बड़े बोलते हैं, टीचर्स जो बोलते हैं वही बच्चा करेगा। आपने देखा होगा कई बार ये होता है कि जो बच्चों से ये कहा जाता है कि बेटा आपको उसके साथ में नहीं जाना है, आपको ऐसा नहीं करना है, तो बच्चे भी क्या करेंगे, बच्चे
तुरंत बोल देते नहीं, मेरी मम्मा ने मना किया है, मेरे पापा ने मना किया है कि दूसरों से चॉकलेट्स नहीं लेनी चाहिए, दूसरों से खाने की चीज नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो इस अवस्था के अंदर बच्चा वही करता है जो उससे कहा जाता है, जो वो देखता है। यानी कि वास्तविक जगत से बच्चे का जो संबंध स्थापित होता है वो किसमें होता है? बाल्यावस्था में। संग्रह की प्रवृत्ति में अधिकता। देखो, जब बच्चा 4 वर्ष का होता है, ये बताया भी था मैंने आपको, तो बच्चे तरह तरह की फालतू की चीजें जो होती है उसके पॉकेट में, झोली में, चाहे पत्थर हो चाहे कागज के टुकड़े हो, कुछ भी हो, उसकी झोली में पत्थर जो है वो मिलेंगे, उसके पॉकेट में मिलेंगे। जब भी आप देखोगे तो कुछ ना कुछ उसके पॉकेट में जरूर मिलेगा। यानी कि फालतू की चीजों का वो संग्रह करता है, इकट्ठी करता है। दूसरा, जब बच्चा स्कूल जाने लगता है तो स्कूल जाता है तो आपने बहुत सारी चीजें, चाहे वो कलर्स हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो पेन चलते भी ना हो, बस फालतू की चीजों को उनको इकट्ठा करना है। अगर अपने बैग को भारी करने के लिए वो और भी उसमें यदि 2-3 किताबें यदि रखते हैं तो वो क्या करेंगे, और भी जो फालतू की बुक्स है वो भी उसमें डाल लेंगे। होता है ना, नॉर्मली होता है ये। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो संग्रह की प्रवृत्ति में अधिकता जो होती है वो बाल्यावस्था में होती है। बच्चों के अंदर संग्रह करने की भावना, प्रवृत्ति विकसित होती है, इकट्ठा करने की। भाई बहनों में झगड़ा, हाँ जी, भाई बहनों में झगड़ा बहुत ज्यादा होता है ना, कि भाई बहनों में ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है कि भाई बहनों में झगड़ा होता है। क्योंकि इस अवस्था के अंदर होता क्या है कि इस अवस्था के अंदर जो विपरीत लिंगी के प्रति जो ईर्ष्या की भावना होती है, बाल्यावस्था में विपरीत लिंगी के प्रति ईर्ष्या, लड़के जो होते हैं लड़कियों से ईर्ष्या करते हैं, लड़कियां लड़कों से ईर्ष्या करती हैं। ठीक है, भाई बहनों की ये भी होता है कि आपने बच्चों को लगता है कि नहीं, माँ जो है मेरी बहन से ज्यादा प्यार करती है, या मुझसे नहीं करती, नहीं माँ मुझसे ज्यादा प्यार करती है, इससे नहीं करती, ये चीजें होती है। इसी बात पे झगड़ा मोस्टली होता है। ठीक है, समलैंगिक समूह की अवस्था। इस अवस्था के अंदर बच्चे क्या करते हैं, बच्चे समलैंगिक समूह, यानी कि यदि लड़के हैं तो अपने मतलब लड़कों की टोलियों में वो रहते हैं, उनके साथ में खेलना ज्यादा पसंद करते हैं, लड़कों के साथ खेलना ज्यादा पसंद करते हैं। लड़कियां हैं तो लड़कियों का अलग ग्रुप बन जाता है, वो लड़कियों के साथ में ज्यादा खेलना पसंद करती है, ज्यादा रहना पसंद करती है ना। इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, समलैंगिक समूह की अवस्था भी इसको कहा जाता है। समलैंगिक समूह की अवस्था होती है बाल्यावस्था। खेल में रुचि, बाल्यावस्था की जो नेक्स्ट विशेषता है वो ये है कि बाल्यावस्था में बच्चा जो है वो किस में रुचि लेता है, खेलने में रुचि लेता है, खेलों में रुचि लेता है, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट उनका खेलों में होता है। मूर्त चिंतन की जो बाल्यावस्था जो होती है, इसकी नेक्स्ट विशेषता क्या है कि मूर्त चिंतन, इस अवस्था के अंदर बच्चा जो है वही जो देखता है वही वो सच मानता है, यानी कि मूर्त चिंतन की अवस्था इसको कहा जाता है। कल्पना लोक में बच्चा नहीं बहता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, देखो शैशवावस्था में बच्चा जो सोचता है उसको जाहिर नहीं कर पाता, लेकिन इस अवस्था के अंदर, बाल्यावस्था के अंदर बच्चे के जो भी दिमाग में चल रहा होता है वो उसको क्या कर देता है, उसको जाहिर कर देता है, उसको स्पष्ट कर देता है। तो इसीलिए इस अवस्था की जो विशेषता है वो ये है कि इस अवस्था के जो बालक होते हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, बहिर्मुखी होता है। बाल्यावस्था के जो बालक होते हैं, है ना, इस अवस्था के जो बालक होते हैं उनका जो व्यक्तित्व होता है कैसा होता है, बहिर्मुखी होता है। जो भी उनके मन में चल रहा होता है वो उसको बता देते हैं या प्रस्तुत कर देते हैं। काम प्रवृत्ति की न्यूनता, इस अवस्था के अंदर काम प्रवृत्ति की न्यूनता बहुत, काम प्रवृत्ति जो होती है उसकी भावना क्या होती है, बहुत ज्यादा न्यून होती है। काम की प्रवृत्ति बहुत न्यून होती है। चोरी करना, झूठ बोलना, देखो चोरी करना, झूठ बोलना, देखो बच्चे, अगर बच्चों को होमवर्क नहीं होता है तो मोस्टली बच्चे बहुत सारे जो एक्सक्यूज देते हैं वो ये देते हैं, मैम मेरे पेट में दर्द हो गया था, मैम मैं जो है वो नोटबुक घर पे भूल गया। बाकी हमको पता होता है कि ऐसा नहीं होता है। वो इसलिए इस अवस्था के अंदर बच्चा जो है चोरी करना और झूठ बोलना, चोरी करना और झूठ बोलना यदि बच्चा सीखता है तो इसी अवस्था में सीखता है। शैशवावस्था में बच्चा झूठ नहीं बोलता है ना। बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर झूठ बोलना, चोरी करने जैसी प्रवृत्ति बच्चे के अंदर आ जाती है।
ठीक है। निरुद्देश्य भ्रमण, आपने देखी चोरी करना, आपने देखा होगा कि किसी का भी बच्चा जो है पेन चुरा लिया या पेंसिल चुरा ली या इरेजर चुरा लिया, है ना, नोटबुक चुरा ली। और ये इस अवस्था के अंदर बच्चे के अंदर झूठ बोलने की प्रवृत्ति भी, तरह तरह के बहाने बनाना, यदि होमवर्क नहीं करते हैं तो बच्चे बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। निरुद्देश्य भ्रमण करना, बिना उद्देश्य के बस ऐसे ही घूमना फिरना भी बच्चे के इस बाल्यावस्था की विशेषता होती है। पक्षपात की भावना का विकास, बच्चे को लगता है कि मैम मुझसे नहीं इनसे ज्यादा प्यार करती है ना, मैम। इसमें क्या होता है, इसमें इस अवस्था के अंदर पक्षपात की भावना कि जब देखो तब मैम, यदि टीचर की बात करें तो उनको लगता है कि टीचर जो है इसको ज्यादा इस बच्चे से ज्यादा बार बार इसी से क्वेश्चन पूछते हैं या इसी से हर काम के लिए इसी को बोलते हैं, तो उनको लगता है कि जो टीचर है वो क्या कर रहा है, पक्षपात कर रहा है। यदि घर पे बच्चा होता है तो बच्चे को भी ये लगता है कि नहीं ये जो भैया से ज्यादा प्यार करते हैं या ये जो है मेरी बहन से ज्यादा प्यार करते हैं, इस तरह से पक्षपात वाली जो भावना होती है वो भी इस अवस्था के अंदर आती है। पक्षपात की भावना का विकास भी इस अवस्था में होता है। रचनात्मकता की प्रवृत्ति, जैसे कि नाव बनाना, कागज की नाव बनाना, पेंटिंग करना, बच्चे जो पेंटिंग करते हैं कुछ ना कुछ बनाना, है ना, ये सब जो होते हैं वो किसको दर्शाते हैं, बच्चे की रचनात्मक प्रवृत्ति को, कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना, है ना। इस अवस्था के अंदर बच्चे क्या होते हैं, कुछ ना कुछ बच्चे के अंदर क्रिएटिव जो चीजें हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ रचनात्मक कार्य वो करते रहते हैं। सामाजिकरण व नैतिकता का विकास, क्योंकि बच्चे के अंदर सामाजिकरण और नैतिकता का विकास इस अवस्था में होता है। बच्चे अपने माँ बाप को, अगर बच्चों के पेरेंट्स किसी भी काम के लिए मना करते हैं तो वो बच्चे मान जाते हैं, बच्चे समझ जाते हैं। और जो एक चीज और है कि संवेग जो होते हैं बच्चे के अंदर, उन संवेगों में भी जो स्थिरता यहाँ पर उस वक्त जो शिशुअवस्था में तीव्र होते हैं बच्चे के संवेग, और यहाँ पर जो होता है बच्चे के अंदर स्थिरता आ जाती है, बच्चे अपने संवेगों पर नियंत्रण करना सीख लेते हैं। वो चीज जब मैं आपको बाद में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी तो वो चीज सारी क्लियर हो जाएगी। कार्य कारण में संबंध स्थापित करना, तो बच्चा जो है इस अवस्था के अंदर कार्य कारण में संबंध स्थापित करने लग जाता है। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या हो गई, शारीरिक व मानसिक विकास में स्थिरता होती है इस अवस्था के अंदर। इस अवस्था की नेक्स्ट विशेषता क्या है कि वास्तविक जगत से संबंध स्थापित होता है बालकों का, बालकों में संग्रह करने की प्रवृत्ति अधिक होती है, बालकों में भाई बहनों में आपसी झगड़ा ज्यादा होता है इस अवस्था में। बाल्यावस्था के अंदर समलैंगिक समूह की जो अवस्था इसको कहा जाता है, क्योंकि समलैंगिक समूह में बच्चा रहना ज्यादा पसंद करता है, बच्चों की खेल में रुचि होती है, बच्चे जो है बच्चे मूर्त चिंतन करते हैं, बहिर्मुखी उनका व्यक्तित्व होता है, काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है, चोरी करना, झूठ बोलना, ये चीजें बच्चों के अंदर, ये प्रवृत्ति बच्चों के अंदर आने लगती है। निरुद्देश्य भ्रमण करने की प्रवृत्ति बच्चों में जो है बाल्यावस्था में आती है। पक्षपात की भावना का विकास होता है, रचनात्मक जो है रचनात्मकता की, क्रिएटिविटी की प्रवृत्ति बच्चों के अंदर आती है, सामाजिकरण में नैतिकता का विकास बच्चे के अंदर होता है, कार्य कारण में संबंध स्थापित करना बच्चा सीख जाता है। तो बाल्यावस्था की विशेषताएं और बाल्यावस्था से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट कथन वो आज हो गए हैं, तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग क्लियर कर सकते हो। तो धन्यवाद, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।